आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो शायर हैं। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। वो हैं जाने माने फिल्म लेखक। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। और जाने माने गीतकार भी हैं हमारे आज के मेहमान। तबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। तो चलिए आज मुलाकात की जाए जाने माने शायर, फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर से। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। जावेद साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए लक्ष्य से ही शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर। बताइए कि क्या थी लक्ष्य की रचना प्रक्रिया, कैसे उपजी आपके मन में ये कहानी? देखिए, मैंने तो कई बरस से स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी थी और बस ये गीत लिखने में ही मसरूफ था जी। लेकिन 1999 में जब ऑपरेशन विजय करगिल में चल रहा था तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और उस वक्त वहाँ जब मैं पहुँचा करगिल तो उस वक्त वहाँ बमबारी हो रही थी। उसके 1 साल बाद दोबारा मुझे एक इनविटेशन मिला करगिल जाने का और मैं गया। वहाँ जो पहला द्रास, जो दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है जहाँ इंसान रहता है, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाया गया था। और वहाँ पर जो कोर कमांडर थे अर्जुन रे और उनके अलावा कुछ ब्रिगेडियर्स जिन्होंने उस पर रीत रखी, वो फूल रखे। और मैं एक सिविलियन था जिसको इज्जत दी गई कि मुझे उन्होंने एक रीत दी रखने के लिए उस फौजी फंक्शन में। उसके बाद वहाँ आर्मी को उस दिन 2 ही लोगों ने एड्रेस किया, एक तो कोर कमांडर अर्जुन रे ने और एक मैंने। मैं समझता हूँ कि जो मुझे इज्जत दी गई, इससे बड़ी इज्जत मुझे शायद ज़िंदगी में मिल नहीं सके। मैं वहाँ रुक गया और मैंने काफ़ी वक्त अलग अलग रेजिमेंट्स के साथ गुजारा। जवानों से, ऑफिसर्स से बातें की, कुछ नोट्स लिए, कुछ मेरे पास एक रिकॉर्डर था, उनको कैसेट पे रिकॉर्ड भी किया उनकी बातों को। और जो कुछ मैं लेके वापस आया वो मुझे ऐसा लगा कि एक गीत में या एक कविता, एक नज़्म में नहीं आ सकेगा। जो कुछ मैं समझा, जो कुछ मैंने जाना, मुझे लगा कि इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है। तो बहुत बरसों के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। और सच तो ये है कि फ़ौरन नहीं लिखी, बल्कि सोचता रहा और ये ख्याल मेरा पीछा करता रहा। और तकरीबन 1.5 साल बाद जबकि कई किरदार, कई चरित्र, कहानी के कई हिस्से मेरे जहन में बन गए थे, तो मैंने उसे कागज़ पे उतारा। जब मैं लिख रहा था तो उस वक्त मेरा बेटा फरहान आया और मुझसे पूछता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने उसे बताया। और वो कहानी कोई 10 या 15 मिनट में मैंने उसे सुनाई और उसे इतनी पसंद आई कि उसने कहा कि मैं कुछ और बनाने वाला था, लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगा और पहले मैं ये कहानी बनाना चाहूँगा। इस स्क्रिप्ट के पीछे काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि फरहान ने उसे उतनी ही मेहनत और उतनी ही रिसर्च के साथ बनाया। इसकी कहानी बड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इसमें छोटे छोटे इमोशंस दिखाए गए। बड़े दिनों बाद फिल्मी पर्दे पर छोटे छोटे इमोशन वाली फिल्म देखने को मिली। तो आज जो फटाफट संस्कृति है, तो ऐसे दौर में आपको कोई जोखिम नहीं नजर आया इस फिल्म के निर्माण में? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसी भी आप फिल्म बनाइए, जोखिम तो बहरहाल है। ज़्यादातर फिल्में तो वैसी बनाई जाती हैं जैसे कि प्रोड्यूसर समझते हैं कि लोगों को चाहिए। उसके बाद भी ज़्यादातर फिल्में तो फेल ही होती हैं। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बहुत से जो ट्रेड पंडित थे उन्होंने हंगामा कर दिया था लक्ष्य के बारे में कि ये तो फेल हो गई और ये तो चल ही नहीं सकती। लेकिन हुआ ये कि फिल्म चलती ही रही और चलती ही रही। धीरे धीरे करके
कुछ लोगों का एतराज जो है वो बंद हुआ, लोगों की ज़बानें बंद हुई हैं। अच्छा, इसमें गाना है कंधों से मिलते हैं कंधे, कदम से कदम मिलते हैं। बड़े समय बाद ये मार्च पास्ट वाला गाना देखने सुनने को मिला, तो इसकी रिकॉर्डिंग बड़ी कठिन रही होगी। तो ये जो उपज है आपके मन की उपज थी या फरहान जी की? देखिए, ये गाना जो है आप शायद जानती होंगी कि हिंदी फिल्म के ज़्यादातर गीत जो हैं वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए नहीं लिखे जाते, इसलिए कि फिल्मों में सिचुएशन होती है जिस पे गीत लिखते हैं, लेकिन सिचुएशन के साथ एक धुन भी होती है। धुन पहले बन जाती है और फिर गीत लिखा जाता है। जी हाँ। तो ये गीत भी धुन पे लिखा गया है। शंकर एहसान लॉय की ये ट्यून जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। जी हाँ। और इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे इस पे लिखने में कोई बहुत समस्या हुई नहीं। हालांकि बड़ी तिरछी ट्यून है ये। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इसके बाद जो आगे की लाइनें हैं उनका मीटर बड़ा तिरछा है और उस पे लिखना मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि धुन मुझे बहुत एक्साइट कर रही थी इसलिए मुझे लिखने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथ ही मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना
जाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समा। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। कदमों से कदम मिलते हैं। कैसे लिखी, कुछ बताएंगे विस्तार से इस गाने के बारे में? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि कोई कैसे लिखता है। ये भी एक तरीका है, काम है। जैसे कुछ लोग पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग गा लेते हैं, कुछ लोग को डांस आता है, कुछ लोग लिख लेते हैं और कुछ लोग कविता लिख लेते हैं। अब ये कुछ टैलेंट है, कुछ थोड़ा मेरे ख्याल से पैदाइशी होता है और कुछ आपको थोड़ा सीखना और मांझना भी पड़ता है इस हुनर को। अच्छा जावेद साहब, एक पिता के नजरिए से फरहान साहब की सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगती है? देखिए, फरहान की जिस कमरे में हम इस वक्त बैठे हुए बात कर रहे हैं, इसी कमरे में आके फरहान ने मुझे एक दिन अपनी स्क्रिप्ट दिल चाहता है सुनाई थी, जो उसने खुद लिखी हुई। जी। मुझे वो स्क्रिप्ट सुन के एक बड़ा इत्मीनान हुआ और इत्मीनान की वजह ये नहीं थी कि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बल्कि इसके अलावा भी एक वजह थी। वजह ये थी कि वो स्क्रिप्ट किसी की नकल नहीं थी, वो स्क्रिप्ट गूंज नहीं थी बल्कि आवाज़ थी। उसने अपने ही ढंग से सोचा था, अपने ही ढंग से स्क्रिप्ट लिखी थी और उसके कैरेक्टर्स हिंदुस्तानी फिल्मों से नहीं आए थे बल्कि ज़िंदगी से आए थे। जी। मुझे फरहान की कामयाबी पे बहुत खुशी है, आज उसका इतना नाम है। जाहिर है कि एक बाप होने के नाते मुझे उस पर गौरव और फ़ख्र ही होता है, लेकिन ज़्यादा गौरव इस बात का है और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उसने कामयाबी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हासिल की है। उसने कामयाबी अच्छा काम करके हासिल की है और नई तरह का काम करके हासिल की है। जी। वो लोगों के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहता बल्कि अपने रास्ते आप बनाना चाहता है। एक तरफ उसने फिल्म बनाई थी दिल चाहता है और उसके बाद कितना फासला है एक दूसरे से इनका। इस तरह की रेंज बहुत कम डायरेक्टर्स में होती है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने फिल्मी गीत रचने का सफर कब शुरू किया? देखिए, मेरी पहली फिल्म थी सिलसिला जी। और दूसरी फिल्म थी साथ साथ। जी। अजीब बात है, लोग बहुत कोशिश करते हैं, अपने शहरों से टिकट कटा के बम्बई आते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस घूमते हैं। मेरे साथ कुछ उल्टा हो गया। हुआ ये कि मैं गीतकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया। मैं तो स्क्रिप्ट लिखता था। हाँ, मैंने कुछ शायरी शुरू कर दी थी जो छपी तो नहीं थी कहीं, लेकिन लिखा करता था। और जो चंद लोग जिन्हें मालूम था कि मैं शायरी करता हूँ, उनमें से एक साहब यश चोपड़ा साहब भी थे। एक दिन यश चोपड़ा साहब मेरे घर आए और कहने लगे कि भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम है सिलसिला और उसमें मैं गीत तुमसे लिखवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा देखिए यश जी, मैं फिल्म स्क्रिप्ट लिखता हूँ और बहुत खुश हूँ स्क्रिप्ट लिखने में, मुझे गाने वाने कहाँ लिखवा रहे हैं आप, और शायरी मैं अपने लिए करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मगर वो जब किसी का पीछा पकड़ लें तो वो उससे वो करवा ही लेते हैं जो वो चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे मनवा ही लिया। अच्छा, एक बात जो मैंने उनसे नहीं कही थी, कहीं दिल में मुझे डर भी था कि मैं ट्यून पे लिख सकूंगा कि नहीं, ये तो बड़ी आड़ी टेढ़ी धुनें होती हैं। तो उन्होंने कहा आप कल मेरे घर आइए
और आप शिव हरी को मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लिया है, वो भी नए हैं, जी। वो भी पहली बार म्यूजिक दे रहे हैं। हालांकि शिव जी और हरी जी को वो लोग जानते हैं जो संगीत के बारे में जानते हैं। शिव कुमार शर्मा हिंदुस्तान के सबसे बड़े संतूर प्लेयर हैं और हरि प्रसाद चौरसिया जी। इस मुल्क के बेहतरीन बांसुरी बांसुरी नवाज। तो खैर साहब, मैं गया यश चोपड़ा साहब के घर और वहाँ ये दोनों बैठे थे और हारमोनियम रखा था और कुछ म्यूजिशियन बैठे थे। तो वैसे ही देख के मैं थोड़ा सहम गया। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई, तो मैंने कहा चलिए अब ओखली में सर तो डाल ही दिया है, देखते हैं क्या होता है। तो हुआ ये कि मैं 10:30-11 बजे गया था और 2:30-3 बजे तक वो गाना वहीं मैंने लिख दिया उस ट्यून पे। और वो पहला गाना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था वो था देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो फिर उनके 2 गाने मैंने उस फिल्म में और लिखे। एक तो वो ये कहाँ आ गए हम और एक नीला आसमान सो गया। जी। वो भी इसी तरह के अगले दिन फिर उनके घर गया और वहीं दोपहर में बैठ के उनके ही साथ बैठ के वो गाना लिख दिया। फिर अगले दिन गया, तीसरा गाना लिख दिया। नीला आसमान सो गया, नीला आसमान सो गया। लारा लारा ला 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 ला,
कह न चाहे कह नहीं पाए, हवा का गीत मध्यम है। हवा का गीत मध्यम है, समय की चाल भी कम है। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया। लेकिन साहब इन 3 गानों के बाद वो मुंह से खून लग गया। तो हुआ ये कि रमन कुमार जो उस ज़माने में चौथे असिस्टेंट थे शायद यश चोपड़ा साहब के, तो वो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ और आपको वैसे पैसे तो नहीं दे सकता जो कि यश चोपड़ा साहब ने दिए हैं, लेकिन अगर आप मेरे लिए गाने लिख दें। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत बात होगी कि बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तो मैंने हाँ कह दिया और ये बेचारा नया आदमी आया है, मैं इसे ना बोलूँ। तो मैंने उनके भी गाने लिख दिए। तो इस तरह से मेरे गीतकार होने का आगाज हुआ। अच्छा, बात गानों की चल रही है, तो इस वक्त आपकी पसंद का कौन सा मीठा सा गाना अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को सुनवाएं? मैं समझता हूँ कि जो पहली फिल्मों के गीत हैं वो तो उन्होंने बार बार सुने हैं, जो नई फिल्में हैं उनका ही एक गीत सुनाते हैं। अब क्यों हो गया ना, जिसमें शंकर एहसान लॉय की म्यूजिक है, उसी में एक गीत है, आओ ना आओ ना। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं, सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं। साज दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना, आओ ना, आओ ना,
बस एक इकरार है, अब ना कहीं हम ना तुम हो कहीं, बस प्यार ही प्यार है। सुन सको धड़कने कितने पास आओ ना, सुन सको धड़कने कितने पास आओ ना, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं। अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, हे लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं। साज़े दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, मेरी पहली फिल्म थी सिलसिला जी। और दूसरी फिल्म थी साथ साथ। जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा
अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूँगी इस बात को, अगर तुम जरा और सजा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। जावेद साहब कहते हैं सरल भाषा में आम घटना को कविता में ढालना मुश्किल होता है, लेकिन आपके गीतों में ये बात खूब झलकती है। आपके गीत सुनते हुए ऐसा लगता है कि जैसे दो लोग आपस में बतिया रहे हों, जैसे लक्ष्य फिल्म का गाना इसी बात को घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, या फिर दिल चाहता है फिल्म का वो गाना वो लड़की है कहाँ। तो शब्दों की ये अदाकारी, भावों की ये आत्मीय बुनावट आप कैसे करते हैं? देखिए, मेरे फादर जानिसार अख्तर जो बहुत बड़े शायर थे और गीतकार भी थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रही और रहेगी। उन्होंने कहा था कि देखो, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है और आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल। सही बात है, ये सच बात है कि आसान ज़बान में लिखना मुश्किल, लेकिन आसान ज़बान में ही लिखना चाहिए, इसलिए कि हम लिखते ही क्यों हैं? हम लिखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, किसी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, चाहे वो हम भाषण दे रहे हों या गीत लिखें या गज़ल लिखें या कविता लिखें या बात कर रहे हों। हम करते इसलिए हैं या ख़त लिख रहे हों कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, जो हमें कहना है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो दूसरा सुने और समझे या पढ़े और समझे। तो भाषा तो ऐसी होनी चाहिए। ज़बानें दुनिया में बनी ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे को अपना ख्याल और अपनी भावना बता सकें। तो ज़बान अगर इतनी मुश्किल हो कि बात ही ना पहुंचे तो फिर फ़ायदा क्या उसका? लेकिन ये मुश्किल इसलिए है कि आप सादा ज़बान तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके जहन में, आपकी सोच में ख्याल बिल्कुल क्लियर हो। मैं आपको इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि अगर आप एक कमरे में जहाँ अंधेरा है दाखिल हो, आपको मालूम नहीं है कि स्विच बोर्ड कहाँ है, कहाँ वो बटन है जिसे दबाएंगे तो कमरे में लाइट होगी, तो आप पूरी दीवार को टटोलेंगी और ढूंढेंगी कि स्विच बोर्ड कहाँ है, फिर मिलेगा तो बटन दबा देंगी, लेकिन हाथ दीवार पे 10 जगह लगेगा। जी सही बात। लेकिन अगर मालूम है कि स्विच बोर्ड कहाँ है तो सिर्फ एक उंगली से स्विच बोर्ड को दबा देंगी, उस स्विच को दबा देंगी और लाइट हो जाएगी। उसी तरह से अगर हमें ठीक से मालूम हो कि हमें बात क्या कहनी है तो हम एग्जैक्टली उसी जगह जाएंगे और एक बटन दबाएंगे और माने की रोशनी लोगों तक पहुंच जाएगी। ख्याल में हमें क्लियर होना चाहिए। लोग बड़े बड़े शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अजीब अजीब मेटाफर, सिमली, अजीब अजीब तशबीहें, अजीब अजीब बातें, इसलिए कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो जो कहना चाह रहे हैं उसमें क्लियर होंगे तो उनकी ज़बान सादा होगी। लेकिन सिर्फ सादा ज़बान होना और सिंपल ज़बान होना भी काफ़ी नहीं है। सही बात है। मालूम हुआ कि ज़बान तो सिंपल है लेकिन उसके अंदर कोई ख्याल ही नहीं है जी तो वो भी बेकार बात है। सोच भी होनी चाहिए और उसे सरल तरह से कहने का हुनर भी होना चाहिए। मेरा एक शेर है, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। क्या बात है। तो वो दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, ख्याल भी होना चाहिए और उससे बहुत सादा तरीके से आप कह सकें। इसके लिए, सादगी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए आपका भाषा पे, ज़बान पे टोटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब इतने शब्द होंगे कि आपको कोई बात कहने में मुश्किल नहीं पड़ेगी तब आप आसानी से कह पाएंगे। बड़ी रोचक बातें बताई जावेद साहब, लेकिन वो जो गाना है जिस गाने का जिक्र मैंने किया, लक्ष्य फिल्म का, इसी बात को घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, तो ये इसकी क्या रचना प्रक्रिया थी? मैं वो जानना चाहती हूँ खास तौर से। मतलब बड़ी ही सहज बात है, ऐसा लगता है कि हम बातें कर रहे हैं। तो कोई इस गाने से जुड़ी कोई खास बात है? मैंने कई ऐसे 2 गाने लिखे हैं। देखिए, अगर एक आदमी एक गीत गा रहा है कि उसका जो विचार है, उसका जो ख्याल है, उसकी जो भावना है, वो उसे अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में, अपने गीत में ढाल रहा है। 2 आदमी जो गीत गा रहे हैं, अगर एक ही बात कह रहे हैं तो गीत क्यों गा रहे हैं? तो एक ही गा ले। होना ये चाहिए कि जब एक ने कुछ कहा तो दूसरा उस बात को आगे बढ़ाए, कोई उसमें ऐसी बात पैदा करे जो इसने नहीं कही थी, और फिर उसके बाद जब पहला गाए तो कोई ऐसी बात कहे जो उसने नहीं कही थी। तो गीत जो है आगे बढ़ेगा, वहीं के वहीं चक्कर नहीं खाता रहेगा। जी। तो डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे ये गीत है, या इसी तरह का एक गीत उसमें दिल चाहता है में भी था, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। जी, बहुत ही तो उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू एक का है और एक पॉइंट ऑफ व्यू एक का है। अगर दोनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के हों किसी गीत में
तब भी कोई तो उनके अंदर एक ऐसा डिफरेंस आना चाहिए कि लगे हाँ दूसरे ने बात को कुछ आगे बढ़ाया। अच्छा, किस वक्त आप रचते हैं ऐसे मीठे मधुर सुंदर नगमे? कौन सा वक्त होता है खास तौर? ये वक्त वो होता है जो कि उस वक्त के बहुत ही करीब होता है जब मुझे गीत प्रोड्यूसर को देना है। होता ये है कि मैं अपना काम सोचता हूँ अभी कर लूंगा और हो जाएगा, टालता रहता हूँ। फिर मालूम होता है कि कल रिकॉर्डिंग है सुबह और मैं शाम हो चुकी है, आज रात को बैठा हूँ खाली कागज लिए हुए और सुबह सब म्यूजिक डायरेक्टर ने थिएटर बुक कर लिया है, म्यूजिशियंस आ रहे हैं, प्लेबैक सिंगर आने वाला है और मेरे पास गाना नहीं है। तो वो जो एक घबराहट दिल में पैदा होती है कि भाई ये काम कब होगा, वो मुझसे काम करवाता है जी। और जब तक दिल में डर नहीं बैठता तब तक मैं ठीक से काम कर नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जावेद साहब के मन की परतों को खोलें और देखें कि ऐसे मीठे मधुर यादगार नगमे कहाँ छुपा के रखे हैं। तो इस वक्त आपके जहन में कोई गीत मीठा सा तैर रहा है तो अपने दोस्तों को हम सुनवाएं। अभी आपने दिल चाहता है का जिक्र किया था तो उसी का एक गीत सुनिए, कैसी है ये रुत। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं। चांदनी झरने घटाएं, गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बन के दिल खिले। देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे किसी पंछी को। देखो ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को। ये प्यार का ही सारा है कारवां। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बन के दिल खिले। किसी को बताएं, कैसे ये समझाएं, क्या प्यार है इसमें बंधन नहीं है और ना कोई भी दीवार है। सुनो प्यार की निराली है दास्तां। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं। चांदनी झरने घटाए, गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान।
की जिसमें फूल बन के दिल खिले। जावेद साहब, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था संगीतकार शिवहरी का और ए.आर. रहमान साहब का भी जिक्र किया था। तो यूं कह लें कि आजकल बहुत सारे संगीतकार पहले धुन तैयार करते हैं, बाद में गाने लिखवाते हैं। जब जावेद अख्तर साहब होते हैं तो क्या होता है, पहले गीत रचा जाता है या धुन तैयार होती है? दोनों ही बातें होती हैं। और वैसे मुझे धुन पे लिखने में कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे कुछ अगर धुन अच्छी है तो लुत्फ़ ही आता है। अगर धुन पसंद आए आपको तो आपको एक्साइट करती है, आपको दिल चाहता है उस पर लिखने को, और धुन ये बता देती है कि आप क्या क्या नहीं लिख सकते, इसलिए कि वो आपको एक तरह से लिमिट करके उस तरफ ले जाती है जहां आप लिख सकते हैं। ए.आर. रहमान बहुत ही, ये कहना तो खैर बिल्कुल एक ऐसी बात है कि किसे नहीं मालूम, और उन्हें अगर मैं जीनियस कहूँ तो कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं होगा। उनकी धुनें बड़ी निराली होती हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले जब फरहान के बारे में बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि वो एक आवाज़ है, गूंज नहीं। हर दौर में, हर काम में कुछ लोग कामयाब होते हैं और उनका नाम होता है, लेकिन वक्त के साथ फिर वो कामयाब नहीं रहते या इस दुनिया ही से चले जाते हैं और लोग उन्हें भूल जाते हैं। याद वही लोग रहते हैं जो सिर्फ कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कामयाब होने के लिए जो पहले नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि आर.डी. बर्मन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आया है वो है ए.आर. रहमान। आर.डी. बर्मन एक नई सेंसिबिलिटी, एक नई आवाज़, एक नया तरीक़ा लेके आए थे। उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के मिजाज को बहुत बदला, नई तालें लाए, नई बीट्स लाए, वो नई साउंड लाए, नई सेंसिबिलिटी लाए। उसके बाद बहुत कामयाब काम होता रहा, ऐसी बात नहीं कि दूसरों ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर कोई माइलस्टोन आया है कि जिसने फिर एक बार हिंदुस्तानी फिल्म जगत को एक चौंका दिया और सब तरीक़े ही बदल दिए और म्यूज़िक की साउंड को ही चेंज कर दिया, वो है ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान एक बड़े निराले से आदमी हैं। उनकी धुनें जो हैं वो भी अपनी ही तरह की होती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी ए.आर. रहमान की ट्यून्स पे गाना लिख ले सही तरह से, वो फिर किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर की ट्यून पे लिख सकता है। आमतौर से ये माना जाता है कि मुखड़ा जो होता है गीत का वो छोटा होना चाहिए और अंतरे बड़े होने चाहिए, ऐसा आमतौर से फिल्मी संगीत में माना जाता है। लेकिन ए.आर. रहमान कोई उसूल के मानने वाले ही नहीं हैं। अच्छा। वो तो ट्यून वैसी बनाते हैं जैसे उनका दिल चाहता है। मतलब उनके कई गीत ऐसे हैं जिसमें मुखड़ा है 12 लाइन का मुखड़ा और 3 लाइन का अंतरा, और कितना खूबसूरत गीत है वो भी देखिए। सपने का एक गीत है आवारा भंवरे, मैं चाहूंगा कि आप सुने। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू
किसी पुल से गूंजे धड़ाधड़ी सुनो, संगीत है ये, संगीत है, संगीत है ये, संगीत है, मन का संगीत सुनो। बाहों में लेके बच्चा माँ जो कोई लोरी गाए, ममता का गीत सुनो। हिलकोरे 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 हिलकोरे, मंगलारे मंगलारे चोरी चोरी भैया। हिलकोरे 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 हिलकोरे, जंगलारे जंगलारे घूमी रागे भैया। आवारा भंवरे जो हल्ले हल्ले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। भीगे परिंदे जो खुद को सुखाने को पर फड़फड़ाते हैं सुनो, गाय भी बैल भी गले में पड़ी घंटी कैसे बजाते हैं सुनो। संगीत है ये, संगीत है, संगीत है ये, संगीत है, जीवन संगीत सुनो। बरखरारी बूंदों की पायल जो छन गाए, धरती का गीत सुनो। हिलकोरे 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 हिलकोरे, मंगलारे मंगलारे चोरी चोरी भैया। हिलकोरे 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 हिलकोरे, जंगलारे जंगलारे घूमी रागे भैया। आवारा भंवरे जो हल्ले हल्ले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। हिलकोरे ये तो जावेद साहब, हम आपसे ये अर्ज कर रहे थे कि आजकल तेज संगीत गीत पर हावी रहता है, लेकिन आपके गानों की जो नाजुकी है तेज संगीत के बीच भी अपनी अहमियत कैसे बनाए रख पाती है? शब्दों का करिश्मा आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, न जाने क्यों, कहाँ, कब, किसने ये फैसला कर लिया था कि म्यूजिक अगर मॉडर्न है तो फिर शब्द उसमें अच्छे नहीं होने चाहिए, और अगर शब्द अच्छे हैं तो म्यूजिक मॉडर्न नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है। तो हम ये अक्सर देखते हैं कि जब मॉडर्न बीट के गाने होते हैं उनमें वर्ड्स बिल्कुल जिब्रिश, बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, और दूसरी तरफ जो अच्छी शायरी है वो बड़े पुराने ढंग से गाई जाती है। मैं सोचता हूँ कि इन दोनों का सिंथेसिस क्यों नहीं हो सकता कि म्यूजिक मॉडर्न हो और शायरी जो है उसमें जो कंटेंट है उसमें कोई गहराई हो, कोई मतलब हो, कोई खूबसूरती हो। ये हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गीतकार बनने के लिए कोई महान कवि या कोई बहुत अजीम शायर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वर्सटाइल होना बहुत ज़रूरी है। आपको अलग अलग रंगों में लिखना आता हो, आपके पास लफ्ज़ इतने हों कि जिस ढंग से आप लिखना चाहें लिख सकें। इसलिए कि एक तरह से गीतकार जो है वो भी मीटर में डायलॉग ही लिख रहा है। गाने जो हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं। सो आपको कभी लिखना पड़ता है एक रोमांटिक गाना कॉलेज के लड़के लड़कियों का, कभी आपको एक माँ की लोरी लिखनी होती है, कभी आपको सड़क के बच्चों का गीत होता है, कभी एक भजन होता है, कभी आपको कव्वाली लिखनी पड़ती है, कभी एक कैबरे होता है, कभी कोई गांव के आदमी के किसानों के गीत होते हैं। हर बार हर तरह के गीत में अलग ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए। तो आपको मॉडर्न पोइट्री का भी पता हो,
आज की क्या ज़बान है, क्या लैंग्वेज है, किस तरह की भाषा यंग लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी समझ हो। पुराना क्लासिकल क्या स्टाइल है वो भी आप जानें, और आपकी रूट्स कुछ फोक म्यूजिक और फोक गीतों में भी होनी चाहिए, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने जुबैदा का ही जिक्र किया, जुबैदा में एक गीत है, मेहंदी है रचने वाली। ये गीत उसी भाषा, उसी ज़बान, उन्हीं लफ्ज़ों के साथ लिखा गया है जिससे नॉर्थ इंडिया के शादियों में जिस तरह के गीत गाए जाते हैं, वही सारा मेटाफर है, वही लफ्ज़ हैं, वही लैंग्वेज है जो उसमें इस्तेमाल की गई है। तो जावेद साहब, जुबैदा की गाने की बात चली और जुबैदा फिल्म के सारे गाने बड़े अच्छे, बड़े मीठे रहे हैं, तो इस वक्त कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को? मैं तो कहूँगा कि वही गीत सुनाइए जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा था जी। मेहंदी है रचने वाली। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाए मैया और मौसी, गाए बहना और भाभी की, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बन्नी। गाए फूफी और चाची, गाए नानी और दादी की, मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप सवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाजे बाजे बाराती, घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन्नी। तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे, वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप सवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। दोस्तों, ये था जाने माने गीतकार, फिल्म लेखक और शायर जावेद अख्तर से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। हम आपको बता दें, ये बातचीत इतनी तफसील से की गई है और इतनी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं कि अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में जावेद साहब एक बार फिर से हमारे साथ रहेंगे। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो
दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना। मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। आप भी वादा कीजिए कि आप भी जरूर विविध भारती के साथ इस कार्यक्रम में अगले हफ्ते बने रहेंगे। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे संजय वाडीकर और विनायक रेनके। इस कार्यक्रम का संपादन किया आपके इस दोस्त यूनुस खान ने और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।